हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यंग माइंड क्लासेस। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, कुछ केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम केमिकल इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे। सो केमिकल इक्वेशंस। ओके, नाउ वी ऑल नो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम जब भी बात करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट, जो इंग्रेडिएंट्स भाग लेते हैं उस केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये जो एरो का साइन होता है इसे हम रिएक्शन, ये होने का सिंबल होता है। और रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, ये होगा प्रोडक्ट साइड। सो पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और आफ्टर द रिएक्शन जो भी चीज़ें बनती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ये सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट। जब भी हम एक चीज़ हमेशा याद रखा जाए कि जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमें उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद बनता है MgO। सो मैग्नीशियम का रिबन जो होता है वो लेते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन दैट इज कंबशन, जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका मतलब कंबशन होता है, तो ये होगा गैसियस स्टेट में, नो डाउट। और रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होगा हमारा सॉलिड स्टेट में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये एक सिंपल सा एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का। जैसे कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, और रिएक्शन होने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, नाउ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट आ जाता है? आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ओके, नाउ हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्योरम के बारे में पढ़ा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, आफ्टर द रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन द टोटल मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी वी कैन ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिंपली उसे एक फिजिकल फॉर्म से दूसरे फिजिकल फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसे बैलेंस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम जानते हैं क्या बनता है? जिंक सल्फेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज होता है। ओके, नाउ बैलेंस करने का मतलब होता है कि जो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्टेंट साइड हैं, और जितने भी सेम एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड होते हैं वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड भी होते हैं, बट इन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, उन अलग अलग कंपाउंड्स वो बन जाते हैं प्रोडक्ट के बाद। ओके, तो जो भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड्स हैं उनका टोटल जो मास होगा, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं राइट हैंड साइड पर, उनका टोटल मास वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये तो एक बहुत आइडियल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, जिसमें कि दोनों साइड ऑलमोस्ट देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जैसे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे। ओके, पहले वाले कॉलम में हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले वाले कॉलम में हम जो भी रेस्पेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी केमिकल इक्वेशन में, उन्हें हम सिंपली मेंशन कर देंगे यहाँ। ओके, जैसे जिंक है, देन हाइड्रोजन है, देन सल्फर है, और देन ऑक्सीजन है। ओके, नाउ LHS
एंड RHS करके दो और कॉलम बनाएंगे। ओके, LHS साइड जो होता है वो रिएक्टेंट साइड होता है और जो RHS साइड होता है वो हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। ओके, नाउ LHS साइड में जो जिंक है वो उसके कितने एटम्स हैं? एक। और RHS साइड में कितने उनके एटम्स हैं? एक। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जिंक जो हमारा दोनों साइड बैलेंस होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यू नो जो टोटल मास होगा जिंक का रिएक्टेंट साइड पे और जो टोटल मास होगा यू नो प्रोडक्ट साइड पे जिंक का, वो दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के एक एक एटम्स हैं। ओके, नाउ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स हैं। ओके, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स हैं, यानी हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। सल्फर कितने हैं? एक रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी एक, यानी हमारा सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 और रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड भी 4 है, यानी हमारा ओवरऑल अगर देखेंगे तो हमारा जो रिएक्शन के साइड टोटल मास, रिएक्टेंट के साइड टोटल मास और प्रोडक्ट साइड टोटल मास हमारा ये कंजर्व्ड है। ओके, कुछ और एग्जांपल हम लेंगे। ओके, जैसे कि आयरन को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है Fe2O Fe3O4 और रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। ये जो फेरस 3 ऑक्साइड होता है इसे हम फेरस 3 ऑक्साइड भी कहते हैं। ओके, जो आयरन पे हमने रस्टिंग देखी होती है, रेड कलर की जो डिपोजिशन होती है, उसका यही केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे? नाउ इसे बैलेंस करने के लिए अगेन हम सेम उसी कॉलम को बनाएंगे, 3 कॉलम। ओके, ये हमारा रिएक्टेंट साइड होगा और ये हमारा प्रोडक्ट साइड होगा और इसमें हम जो भी रिस्पेक्टेड एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या जो भी इसमें एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ लिख देंगे। सो हमारा आयरन है, ओके, देन हाइड्रोजन है और देन ऑक्सीजन है। ओके, रिएक्टेंट साइड पे आयरन के कितने एलिमेंट्स हैं? सॉरी, कितने एटम्स हैं? 1 और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 3। उसी टाइप से हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं? 2, जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2, यानी ये हमारा हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 और जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 4। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा आयरन है और जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से जो कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके थ्योरम को ये वायलेट करता है। ओके, सो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम है, हमें सबसे पहले उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो हमारा प्रोडक्ट साइड पे है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम यानी 4 है। तो हमें सबसे पहले इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा जाए कि हम किसी भी जो मल्टीपल को हमेशा सिर्फ आगे मल्टीप्लाई कर सकते, किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड के आगे लिख सकते हैं, कभी भी उसके सबस्क्रिप्ट में नहीं मेंशन किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ हम जैसे ही 4 देंगे हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट साइड पर है वो 4 हो जाता है और प्रोडक्ट साइड के बराबर हो जाता है, यानी दोनों साइड ये 4 हो गया। ओके, नाउ जैसे ही हम 4 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हमारा हाइड्रोजन ऑटोमेटिक कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो अब हमें हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करना होगा। ओके, तो यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया? 8, यानी हमारा हाइड्रोजन भी जो प्रोडक्ट साइड है वो हमारा बैलेंस होकर के 8 हो जाता है। ओके, नाउ कम्स टू द आयरन। आयरन हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड पे 3 है और रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयरन के 3 प्रोडक्ट साइड पर रिएक्टेंट साइड पर इक्वल हो गए, यानी हमारा टोटल जो प्रोडक्ट साइड पे मास है और प्रोडक्ट साइड पे जो टोटल मास है और रिएक्टेंट साइड पे टोटल मास है वो अब इक्वल हो चुका है और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, इससे पहले हम बैलेंस करना ऑलरेडी सीख चुके हैं और हमने ये भी जान लिया था कि बैलेंस आखिर क्यों किया जाता है। नाउ अब सबसे पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन का टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, हम सारे टाइप को 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो एज द नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कंबाइन करना, यानी जब ऐसा रिएक्शन जिसमें कि 2
डिफरेंट सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं या एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज क्विकलाइन। ओके, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन भी कहते हैं। उसे जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और रिलीज क्या होता है हमारा, हीट। ओके, ये हमने जब केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस को लिखना बताया था, उस समय मैंने बताया था कि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स को, है ना, रिस्पेक्टिव फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी टाइप का हीट रिलीज हो रहा है या फिर किसी टाइप का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसे भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि क्विकलाइन कहा जाता है। जब उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, एंड दिस वन इज क्विक लाइम। ओके, ये अक्सर दिवाली के समय में जब आपको घरों में ये वाइट वॉश किया जाता है तब उस समय आप देखते होंगे इसी कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में रिएक्ट कराया जाता है तो जो हमारा डिज़ायर्ड जो वाइट वॉश करने के लिए जो पेंट होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपने देखा होगा कि बहुत इनॉर्मस अमाउंट में उससे हीट रिलीज होती है। ये वही हमारा इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। ओके, सिंपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है हमारा, मीथेन होता है। ओके, जब इसके साथ बर्न मतलब कंबशन, जब इसे कंबशन कराया जाता है तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ओके, ये एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। जब आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ओके, कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में, तो वहाँ भी आप इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी कंबशन होगा तो दो चीज़ें उसमें से हमेशा मस्ट होंगी। पहला है कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिस कार्बनिक कंपाउंड का कंबशन होगा, और उसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस होगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, सो रेस्पिरेशन में हमने ऑलरेडी जाना है क्या होता है। रेस्पिरेशन एक्चुअली प्रोसेस होता है जहाँ ग्लूकोज का कंबशन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। जो रेस्पिरेशन सारे लिविंग बींग्स में होता है, नॉट सारे लिविंग बींग्स में, एक्चुअली जो ये एनिमल्स में होता है। तो ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, दिस वन इज एक्वस सॉल्यूशन, और इसका कंबशन कराया जाता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, एंड देन उसके बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी जो रिलीज होता है ये हमें काम करने की एनर्जी देता है। वाटर भी रिलीज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कंबशन के बाद ये हम एक्सहेल कर देते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो ये बाहर निकल आता है। ओके, सो दिस वन इज ग्लूकोज। जैसा कि मैंने पिछले इक्वेशन में बताया था कि जब भी कोई कार्बनिक कंपाउंड का कंबशन होगा तो हमेशा याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दो ऐसे मस्ट कंपाउंड होते हैं जो कि निकलेंगे ही। ओके, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये ट्रू है। ओके, नाउ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, जब भी कोई वेजिटेटिव मैटर होता है या कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसका जब डिकम्पोजिशन होगा, ओके, तो वेजिटेबल्स का या जो ग्रीन वेस्ट होता है उनका जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो वो कंपोस्ट होने के बाद वो भी कुछ अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं, और इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ जैसा कि नाम लिखा ही हुआ, डिकम्पोज होना यानी ब्रेक करना, टूटना। सो प्रीवियस टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन था उसमें कंबाइन हो रहा था, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइंड होकर के एक नए सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे थे। यहाँ कोई एक सब्सटेंस, ठीक है ना, क्या होता है, वो ब्रेक करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं फेरस सल्फेट का, दैट इज FeSO4 को जब हम हीट सप्लाई करते हैं, ओके, ये हमेशा डेल्टा से डिनोट किया जाता है हीट को। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है,
ये फेरस सल्फेट जो हमारा है वो ब्रेक करता है किसमें, फेरस ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। सो फेरस सल्फेट ब्रेक करता है किसमें, फेरस फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस उसके साथ रिलीज होता है। ओके, ये हम लैब में भी इसका एक सिंपल सा आप रिएक्शन हो सकता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके यहाँ लैब्स होंगे, तो वो अपने टीचर्स की देख रेख में इस रिएक्शन को कर सकते हैं। जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट करके कंपाउंड होता है, ओके, तो जब उसको हीट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली अपना कलर चेंज कर देता है जब वाटर रिलीज होता है, और ये रिस्पेक्टिव 3 कंपाउंड्स में ये ब्रेक कर जाता है। ओके, नाउ एक और हम ले सकते हैं, लाइमस्टोन के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखने लायक हैं कि क्विक लाइम का क्या फार्मूला होता है, स्लेक लाइम का क्या फार्मूला होता है, और लाइमस्टोन का क्या होता है। सो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम जब वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये जिसे हम वो चूना करते हैं या फिर जिसे वाइट वॉश किया जाता है वॉल्स को, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है जिसे क्वेरी करके माइन से निकाला जाता है, चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं। ओके, तो इसे भी जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ओके, इस डेल्टा से डिनोट किया जाता है हीट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और इसी कैल्शियम स्टार्टिंग में एक्चुअली ये पूरा नहीं होता है, जो आप दिवाली में वाइट वॉश करने के लिए पेंट जो तैयार करते हैं वो एक्चुअली में पहले लाइमस्टोन होता है। ओके, जब उसमें आप वाटर मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन साथ साथ होता है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप व्हाइट कलर की गैस निकलती हुई देखते हैं जो कि रिलीज होती है हीट के साथ, वो आप ये इस गैस को देखते हैं। ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड में फर्दर आप वाटर अगर ऐड करेंगे तो ये स्लेक्ड लाइम बन जाता है कुछ समय के बाद, जो कि देखते हैं कि वो पूरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाने के बाद जो पूरा कंपाउंड हो जाता है वो ठंडा हो जाता है, जिससे कि आप फर्दर वाइट वॉश कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले लाइमस्टोन होता है, देन जब उसमें वाटर मिक्स होता है, हीट रिलीज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। देन वो कैल्शियम ऑक्साइड में फर्दर और वाटर आप मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम बन जाता है। सो लाइमस्टोन, और ये एक तरीके से कह सकते हैं ये क्विक लाइम है। ओके, और फर्दर आप इसी में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसी में अगर आप वाटर ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये जो हमारा पार्ट है ना, ये डिकम्पोजिशन का है, और यहाँ से यहाँ तक अगर कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले डिकम्पोज होता है हमारा लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, देन फर्दर अगर उसमें आप और वाटर ऐड करेंगे क्विक लाइम के साथ तो वो बन जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके ओके, नाउ और एक एग्जांपल ले सकते हैं लेड नाइट्रेट का। ओके, दैट इज PbNO3 हॉल 2 होता है। जब इसे और हीट प्रोवाइड कराया जाता है तो ये बनता है लेड ऑक्साइड। ओके, और उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ओके ओके, ये एक एग्जांपल हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ लेड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड करने पे लेड ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। वो भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जहाँ वाटर को वाटर में एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक मिलाया जाता है, कुछ एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस मिलाया जाता है, और उसके बाद वाटर जो होता है वो अपने रेस्पेक्टिव कैथोड्स और एनोड पर क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने से पहले हमें एक सिंपल सी रिएक्टिविटी सीरीज को जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज सिंपली ये बताती है कि सम एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स। ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स के कंपाउंड में से उनको डिस्प्लेस कर देंगे। ओके, तो जैसे यहाँ जानते हैं कि जो हमारा पोटेशियम होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर एटम्स इन दिस ग्रुप। उसके बाद सोडियम,
ओके, उससे लीस्ट रिएक्टिव होता है। पोटेशियम के कंपैरिजन में हमारा जो सोडियम होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो ये जो सीरीज है ना, ये ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घटती है और नीचे से ऊपर की ओर ये इंक्रीज करती है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, और ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। ओके, ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इस बारे में आई डोंट थिंक सो कि मुझे डिटेल से अलग से पढ़ाने की जरूरत है। सो हम अपने टॉपिक से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके बारे में जानते हैं। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड क्या करेगा, जब किसी अपने से कम रिएक्टिव के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसके सब्सटेंस उसके कंपाउंड में से उस लो रिएक्टिव के एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो आयरन है ना, वो लेड के कंपैरिजन में, या फिर कह सकते हैं कि कॉपर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्या कह सकते हैं इसे, रिएक्टिव होता है। ओके, तो यानी जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है या कहें कि रिएक्ट कराया जाता है, तो आयरन हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। उसकी वजह से क्या होता है कि आयरन कॉपर को उसके सब्सटेंस में से, दैट इज कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देगा। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यानी अब जो कंपाउंड हो जाएगा रिएक्शन के बाद वो बन जाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर जो होगा वो डिस्प्लेस होकर के अलग हो जाता है। ओके, नाउ एक और रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है हमारा जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हमारा जो कॉपर है वो बाहर निकल आता है। देन उसके बाद लेड होता है। लेड को जब रिएक्ट कराया जाता है अगेन कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, लेड क्लोराइड बनता है हमारा कंपाउंड। यानी कि लेड जो है कॉपर को उसी के कंपाउंड से अलग कर देता है या बाहर निकाल देता है। डिस्प्लेस करना मतलब अलग करना या बाहर निकाल देना। और क्या करेगा, वो हाईली रिएक्टिव अपना खुद का कंपाउंड बना लेगा, दैट इज लेड क्लोराइड, और कॉपर जो होगा वो बाहर निकल आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। नाउ अब हम समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि इसमें दो कंपाउंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे को खुद के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम और ये बेरियम एक दूसरे के सब प्लेसेस को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, यानी एक दूसरे के कंपाउंड से एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो ये दो बार होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये दो बार होता है, दो स्टेप्स में होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यानी रिएक्शन के बाद अब हमारा कंपाउंड जो होगा वो बन जाएगा BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ऐसा क्यों हुआ, तो सोडियम उसका वो बेरियम के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से क्या करता है, बेरियम के उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। बट बेरियम जब डिस्प्लेस हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना देता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन भी होगा, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो redox reaction. Okay, so redox is simply ये दो रिएक्शंस एक साथ होते हैं। क्या क्या, तो पहला होता है हमारा रिडक्शन, और उसी के साथ साथ उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। ओके, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जहां ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स माइनस हो रहे हो और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, उस टाइप के रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे।
और ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जहां ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होना मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, तो यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे, माइनस होंगे, तब उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, हीट कराया जाता है, तो क्या बनता है हमारा, कॉपर प्लस H2O। अब होता क्या है, तो ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ये हमारा रिड्यूस होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाने के बाद ये जो स्टेप होगा इसे हम रिडक्शन कहते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन एटम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हमारा जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसे हम इस स्टेप को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ हम देख लीजिए ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है जहाँ की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ध्यान से देखिए, अगेन ऑक्सीजन यहाँ माइनस हो रहा है और जिंक अकेला बच जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ हमारा कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, अब जो सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिड्यूस होता है तो ये तो स्टेप हो गया रिडक्शन, लेकिन ये जो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहा है ऑक्सीडेशन को होने के लिए, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो हो रहा वो इसमें से कम हो रहा है, इसलिए हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ अब एक आज का लास्ट का टॉपिक बच जाता है, ओके, दैट इज कोरोजन और एसिडिटी। तो कोरोजन और एसिडिटी होता क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन के ही दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कोरोजन तो आपने ऐसे भी थोड़ा बहुत पढ़ के रखा हुआ है, वो जब आयरन को लंबे समय तक जब हम एक्सपोज छोड़ देते हैं ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का एक बहुत बड़ा लेयर बनना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो आयरन जो होता है वो धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट होता है, वो जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ओके, सो कोरोजन इज सिंपली एक रेडिश ब्राउन कलर का जब डिपोजिशन किसी आयरनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम कोरोजन कहते हैं। ओके, नाउ रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी इज सिंपली जब किसी खाने को हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं खुले में, या समझिए कि कल रात का बना हुआ खाना हो और आज तक उसे छोड़ दिया जाता है, उससे बैड स्मेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस बैड स्मेल के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि वो खाना धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो होता क्या एक्चुअली कि जब उसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कहते हैं, और जिसकी वजह से उसमें रैंसिडिटी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो रैंसिडिटी होता क्या है, जब भी फूड में कुछ फैट और ऑयल्स, फैट्स या जो ऑयल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से वो खाना खराब हो जाता है। ओके, तो इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी से बचने के लिए बहुत सारे मेथड्स को अपनाया जाता है, जैसे कि जितने भी फूड पैकेज फूड आइटम्स होते हैं, चिप्स होते हैं या आप जो कुरकुरे या लेस खाते हैं, ओके, क्या करते हैं हमें उसमें नाइट्रोजन गैस भरना पड़ता है, ताकि नाइट्रोजन गैस एक्चुअली एक नॉन रिएक्टिव गैस होता है, जिसकी वजह से वो जो खाना होता है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। देन हमारे घर में जो पिकल्स होते हैं उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम नमक या फिर ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, मसालों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है पूरी कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद अगर आपको कुछ कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ लेट अस नो। ओके, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए, और हमारा क्लास कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।